एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, शानदार होगे और आपकी प्रिपरेशन भी सुपर 100 एग्जाम के लिए बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम बायो के 2024 का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके थे और आज की क्लास में भी हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत यूजफुल है, क्योंकि एवरी ईयर पीवाईक्यू से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस हमने इससे पहली वाली क्लास में कर लिए थे और आज की क्लास में हम 71 से स्टार्ट करेंगे और इससे आगे के जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, चार कक्षीय हृदय किस समूह के जंतुओं में पाया जाता है। चार कक्षीय हृदय का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा हृदय देखिए, चार कक्षीय जिसमें बेटा चार कक्ष रहते हैं, इस टाइप में कुछ देखिए। तो जो ऊपर के दो होंगे वो होगा अपना एक क्या, बाया आलिंद, और दाया आलिंद। ठीक है, बाया आलिंद और दाया आलिंद। फिर होगा अपना बाया निलय और दाया निलय। ठीक है, बाया निलय और दाया निलय। तो इस टाइप का हृदय क्या कहलाता है? चार कक्षीय कहलाता है। यानी जो दो ऊपर के पार्ट होंगे वो बाया आलिंद और दाया आलिंद होंगे और फिर जो नीचे के पार्ट होंगे वो बाया निलय और दाया निलय होगा। तो इस तरीके का हृदय किस में पाया जाता है? मीन्स चार कक्षीय हृदय हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उभयचर, सरीसृप, पक्षी। फिर है बी ऑप्शन में सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। सी ऑप्शन में है पक्षी, स्तनधारी और पिसीज। और डी ऑप्शन में है मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। तो बेटा जो इस तरीके का हृदय होता है चार कक्षीय, वो पाया जाता है अपना किस में? मगरमच्छ में, पक्षी में और स्तनधारियों में। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस हमें पता है कि हम क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, समझते हैं उसको कि कैसे होगा, क्या उसका रीजन है। तो इसके लिए भी हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि चार कक्षीय हृदय यानी कि फोर चैम्बर्ड हार्ट मुख्य रूप से स्तनधारी यानी कि मैमल्स और पक्षियों, बर्ड्स हो गए, और में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल्स जैसे कुछ सरीसृपों में भी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। चार कक्षीय हृदय का मतलब है कि हृदय में चार भाग होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं? निलय होते हैं, है ना। क्या होते हैं बेटा? दो निलय होते हैं, दो आलिंद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर दिया गया है 72 क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, हृदय का प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से अधिक होता है क्योंकि। तो ए ऑप्शन में दिया गया है प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुशीतलन के दौरान। फिर बी ऑप्शन में है धमनियां केवल प्रकुंचन के दौरान बहने वाले रक्त के लिए प्रतिरोध प्रदान करती हैं। फिर सी ऑप्शन में है धमनियां केवल प्रकुंचन के दौरान अनुबंध करती हैं। और फिर डी ऑप्शन में है डायस्टोल की तुलना में सिस्टोल के दौरान हृदय में रक्त की मात्रा अधिक होती है। तो बेटा इसका रीजन क्या होता है? जो हृदय का प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से अधिक होता है क्योंकि इसका जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रकुंचन के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में जबरदस्ती पंप किया जाता है, ना कि अनुस्थलन के दौरान, अनुशीतलन के दौरान। इसके रिगार्डिंग ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हमें इसका रीजन भी जानना है कि क्या रीजन है, जो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं क्या रीजन है। हाँ, तो लिखा हुआ है वजह यह है कि प्रकुंचन यानी कि डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त को धमनियों में क्या करता है बेटा? पंप करता है, जिससे रक्त पर अधिक दबाव बनता है। जो ब्लड है उस पर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। जबकि अनुशीतलन, है ना,
अनुस्थितिन यानी कि डायस्टोल के दौरान हृदय में रक्त का संचार होता है, लेकिन इस समय रक्त पंप नहीं किया जाता है, यानी रक्त को पंप नहीं किया जाएगा, इसलिए दबाव क्या होता है बेटा, कम होता है। और जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो अपना ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन में दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाला चार्ट का संदर्भ ले, है ना। इस क्वेश्चन को जो डायग्राम है वो ये रहा, है ना। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन किया गया है। तो गैस पी क्यू आर एवं एस को पहचाने। जो गैसें हैं, पी भी गैस है, क्यू भी गैस है, आर भी गैस है और एस भी अपनी क्या है, गैस है। तो उसको पहचाने और उनके बारे में गलत कथन का चयन करें। तो देखिए फर्स्टली लिखा हुआ है ऑप्शन में कि एक गैस हो सकती है ना, हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में बढ़ सकती है। फिर बी ऑप्शन में है क्यू बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा उत्पादित गैस हो सकती है। फिर सी ऑप्शन में है आर एक अप्राकृतिक गैसीय यौगिक है। आर क्या है बेटा, एक अप्राकृतिक यौगिक गैस है, यौगिक गैसीय यौगिक है ना। गैसीय क्या है, यौगिक है, हो सकती है। उसका उपयोग एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। एयर कंडीशनर यानी कि एसी हो गया और फ्रिज, है ना। एसी में और किसमें बेटा, फ्रिज में। रेफ्रिजरेंट यानी उसको ठंडक के रूप में, उसमें ठंडक बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ना, के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए डी ऑप्शन में है एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है। एस बेटा क्या हो सकती है, नाइट्रोजन युक्त ईंधन, है ना। नाइट्रोजन युक्त ईंधन दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है। किससे उत्पन्न गैस है, दहन से उत्पन्न गैस है। तो इसके रिगार्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा बेटा, वो होगा अपना डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि जो एस है, एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस हो सकती है। इसके लिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, जो नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि एस गैस आमतौर पर खाद्य और जैविक प्रक्रियाओं से निकलती है, ना कि नाइट्रोजन वाले ईंधन के जलने से। बाकी गैसें जैसे, है ना, जो और गैसें दी गई थी तो उनका क्या वर्क है। सी यानी कि CO2 कोयला तेल जलने से निकलती है। क्यू और सीओ बायोमास जलाने से निकलती है। आर यानी कि CFCS फ्रिज एसी से निकलती है। और SN2 लेकिन यह ईंधन जलने से नहीं बनती, है ना। इसके रिगार्डिंग डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर 74 में है यदि समुद्र तल पर रहने वाला कोई व्यक्ति, है ना, किस पर, समुद्र तल पर, समुद्र तट पर रहने वाला कोई व्यक्ति 8000 फुट, कितने बेटा, 8000 फुट ऊंची पहाड़ी पर प्रवास करता है, तो उसके रक्त में लगभग का दिन बाद क्या होगा, मात्रा में वृद्धि होगी, रक्त की मात्रा में, या कम WBC होगा। फिर सी ऑप्शन में RBC की अधिक संख्या और अधिक हीमोग्लोबिन होगा। फिर अधिक प्लाज्मा होगी। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, देन हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बाद में हम इसके आंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो 8000 फुट ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है। जैसे आप बहुत ऊंचाई में जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम होती है। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रक्त में RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन वहन किया जा सके, है ना। ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शरीर का ज्यादा RBC और हीमोग्लोबिन बनाता है। इसलिए बेटा शरीर क्या करता है, ज्यादा RBC बनाएगा यानी कि रेड ब्लड सेल्स,
यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन जो कि अपने ब्लड में होता है, तो वो बनाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन ले सके। इस काम में करीब 15 दिन लगते हैं। इसके रिगार्डिंग सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो दिया गया है आरबीसी की अधिक संख्या और अधिक हीमोग्लोबिन होगी, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अपना 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक स्तनधारी के शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा उत्सर्जित होती है? सांस, पसीना, मूत्र या फिर मल? तो अब है अपना 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक स्तनधारी के शरीर से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा उत्सर्जित होती है, यानी कि नाइट्रोजन को उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो बात आती है कि स्तनधारी है क्या, स्तनधारी किसको बोलते हैं? तो बेटा हम स्तनधारी किसको बोलते हैं? जो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, है ना, जो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं क्या? स्तनधारी। जैसे ह्यूमंस, हम भी दो पैरों पर खड़े रहते तो मनुष्य हो जाएगा। और कुछ पक्षी भी होते हैं, बर्ड्स, है ना, बर्ड्स भी होते हैं यानी कि पक्षी, वो भी क्या होते हैं बेटा? दो पैरों पर खड़े रह सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए कि स्तनधारी क्या होते हैं। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आप पे समझाया हुआ है, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोग अपने लक्ष्य सुपर 100 बैच में भी पढ़ाते हैं, जिसमें हम बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस कराते हैं, कॉन्सेप्ट कराते हैं, ताकि याद करने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। आप पढ़ लेते हो तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, है ना, जो भी हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे है सांस, फिर है पसीना, फिर है मूत्र, फिर है मल। तो बेटा जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन उत्सर्जन किया जाता है, यानी नाइट्रोजन को उत्सर्जित किया जाता है, तो मूत्र से किया जाता है। जो सी ऑप्शन में मूत्र है, इससे उसका उत्सर्जन किया जाता है। इसके रिगार्डिंग सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बट उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन वाली खराब चीजें जैसे यूरिया बाहर निकालने का मुख्य तरीका है मूत्र, यानी कि यूराइन। इसलिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा मूत्र के जरिए ही कहा जाती है बेटा? बाहर निकलती है, यानी कि उसका उत्सर्जन किया जाता है। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ने से घटते क्रम में, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो पहला है शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर है मुर्गी का अंडा, फिर है मानव आरबीसी यानी कि, और फिर है बैक्टीरिया। तो फिर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा? ए बेटा अपना क्या हो जाएगा? होगा तो अपना ए ऑप्शन ही, यानी कि 4 3 2 1 मींस शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर मुर्गी का अंडा, फिर मानव आरबीसी, फिर बैक्टीरिया। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर। हमें रीजन भी पता करना है कि क्यों हो जाएगा, क्या रीजन है इसके, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। हाँ, तो ये रहा अपना एक्सप्लेनेशन। इन कोशिकाओं को छोटे से बड़े यानी कि आरोही क्रम में, है ना, छोटे से बड़े निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आकार का मतलब उनके साइज के, उनके साइज के आधार पर हमें क्या करना है? उनको आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े, है ना, छोटे से बड़े तक जाने का को क्या कहते हैं? हम आरोही क्रम कहते हैं। और बड़े से छोटे तक आने को हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। बट हमें एक्चुअल में यहाँ पे पूछा गया है क्या? पूछा गया है हमें आरोही क्रम, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े तक जाएंगे। तो ये ऑप्शन में शुतुरमुर्ग का अंडा, फिर बी ऑप्शन में दो नंबर में लिखा हुआ है मुर्गी का अंडा, सी ऑप्शन में मानव आरबीसी और डी ऑप्शन में है बैक्टीरिया।
ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, इस प्रकार से देख लीजिए आप, है ना। ये अपने क्या है बेटा, चार ऑप्शन है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा क्रम आकार के आधार पर आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो देखिए, पहले बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है, फिर होता है मानव आरबीसी, फिर मुर्गी का अंडा, फिर आएगा अपना क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी आकार के आधार पर आरोही क्रम अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो इसका डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हम रीजन समझ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो चलिए, हाँ, तो इन कोशिकाओं को छोटे से बड़े, यानी कि छोटे से कहाँ बेटा, बड़े, जैसा कि मैंने बताया था, यानी कि आरोही क्रम में ऐसे रखेंगे। पहले फर्स्टली बैक्टीरिया, सबसे छोटी कोशिका मानव बैक्टीरिया, फिर आरबीसी, इससे थोड़ी बड़ी, किससे बेटा, बैक्टीरिया से, फिर मुर्गी का अंडा, यानी कि बहुत बड़ी, है ना, मुर्गी का अंडा, इन दोनों से ही बड़ी है। ठीक है, इन दोनों से बड़ी। फिर है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि सबसे बड़ी एकल कोशिका। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, मीन्स अपना होगा 4 3 2 1, यानी कि बैक्टीरिया, मानव आरबीसी और मुर्गी का अंडा, फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। इस तरीके से इसका जो आरोही क्रम होगा वो सही हो जाएगा। मीन्स हमें ए ऑप्शन में दिया गया था, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर अपना 77 क्वेश्चन में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ के बारे में कौन सा गलत कथन गलत है ना। गलत कथन का बेटा क्या करना है, चयन करना है चार ऑप्शंस में से। चलिए, तो ए ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन के साथ 250 गुना अधिक समानता होती है। फिर बी ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है बेटा, यातायात। फिर है सी ऑप्शन में सर्दियों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता आम है। फिर डी ऑप्शन में है फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कौन सा कथन इनमें से गलत है, हम रीजन बाय रीजन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप रीजन को पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तब जुड़ती है तो कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है ना। ये बेटा क्या होता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, बहुत ही खतरनाक होता है, मीन डेंजरस होता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। इसके रिगार्डिंग जो डी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, है ना, डी ऑप्शन। यानी कि फेफड़ों में जो लंग्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये रहा अपना 78 क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है यदि किसी, है ना, यदि किसी के बच्चों का रक्त समूह ए, आई ए और आई यू और आई बी और आई ओ है, तो कौन सा कथन उनके माता पिता के रक्त समूह के संबंध में असत्य होगा, है ना, कौन सा कथन सत्य होगा। हमें असत्य कथन का चयन करना है, वहां पे थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। क्या लिखा हुआ है, आई ए और आई ओ और आई बी और आई ओ, है ना, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमें क्या, उसके माता पिता का रक्त समूह ए और बी हो सकता है। फिर बी ऑप्शन में है उसके उनके माता पिता में से किसी का भी रक्त समूह ओ नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन में है उसके माता पिता में से किसी एक का रक्त समूह ए भी हो सकता है। और डी ऑप्शन में है बेटा उसके माता पिता में से किसी का रक्त समूह हो सकता है, क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, ओ हो सकता है। तो चलिए पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए, रक्त समूह ओ वाले माता पिता के जीन बच्चों में जाकर ए या बी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, जीन जाकर क्या कर सकते हैं, ए या बी ब्लड ग्रुप बना सकते हैं। फिर देखिए,
अगर दूसरे माता पिता ए या बी हो, इसलिए कहना है कि किसी का भी रक्त समूह ओ नहीं हो सकता, है ना। क्या नहीं हो सकता बेटा? ओ नहीं हो सकता। यदि बच्चों का रक्त समूह ए और बी है तो यह संभव है कि फर्स्टली एक माता पिता का ग्रुप ए हो और दूसरे का बी, फिर या दोनों का ग्रुप ए बी ना हो लेकिन ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ हो सकता है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में? यदि बच्चों का रक्त समूह ए और बी है तो, ठीक है, कंडीशन भी अप्लाई होगी। इसके रिगार्डिंग जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है? उनके माता पिता में से किसी का भी रक्त समूह ओ नहीं हो सकता। होगा लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी, बट कंडीशन यहाँ पे शो नहीं की गई है। इसके रिगार्डिंग बी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए पहले, है ना। क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह तस्वीर एक बंदर की है। किसके बेटा? मंकी, बंदर की है। जो उल्टा लटक कर क्या खा रहा है? केला खा रहा है। क्या खाना उसके पेट तक पहुंच पाएगा? है ना बेटा, पूरा वो उल्टा है ना, पूरा उल्टा है, यानी कि उसके पैर ऊपर है, सिर नीचे है, और वो केला खा रहा है। तो क्या केला उसके पेट तक पहुंच पाएगा? हमें रीजन भी बताना है कि कैसे पहुंच पाएगा और पहुंचेगा भी या नहीं। तो देखिए पहले पिक्चर देखिए, एक बंदर है पूरा उल्टा लटका हुआ है ना, पूरा उल्टा लटका हुआ और केला खा रहा है। कहाँ जाएगा उसका केला जो वो खा रहा है? देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नहीं, क्योंकि जब यह उल्टा लटक रहा है तो केवल श्वास नली खुली रहेगी और खाना उसके फेफड़ों में जाएगा। बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है ना। चाहे उल्टे लटके चाहे सीधे लटके, खाना श्वास नली से कहाँ जाएगा? वो सीधे हमारे पेट में ही जाएगा, स्टोमक में ही जाएगा, ठीक है, आमाशय में। तो ये कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए बी ऑप्शन में है हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियां खाने को पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगी। फिर सी ऑप्शन में है हाँ, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वह पेट द्वारा अंदर चूस लिया जाता है। फिर डी ऑप्शन में नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खाने को ऊपर की ओर नहीं जाने देगा। बेटा क्या रीजन है इसका, वो इसमें हमें डिस्कस करना है। तो इसका जो रीजन है बेटा, गुरुत्वाकर्षण मैटर नहीं करता है, वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में अगर हाँ, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वह पेट द्वारा अंदर, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। पेट कुछ नहीं करता है, ना चूसता है ना कुछ करता है। बट जो बी ऑप्शन में है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियां खाने को क्या करती है बेटा? पेट की ओर ले जाने में मदद करेंगी, है ना। जो मांसपेशियां हैं श्वास नली की, वो खाने को बेटा पेट की ओर ले जाती है, चाहे हम उल्टे होके खाएं चाहे सीधे होके चाहे टेढ़े होके, कैसे भी पोजीशन में हम खाना खाते हैं, बट वो जाता हमारे आमाशय में ही है। इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए भोजन गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से नहीं, बल्कि भोजन नली की मांसपेशियों की हलचल यानी कि पेरिस्टेसिस से पेट तक पहुंचता है। इसलिए चाहे बंदा उल्टा लटक कर खाए, खाना फिर भी पेट तक पहुंच जाता है, यानी कि आमाशय तक, है ना। छोटी आंत बड़ी आंत पाचन करेंगी तो वो कैसे भी करके पहुंच जाएगा पेट तक। तो इसके रिगार्डिंग बी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो 80 क्वेश्चन में है, दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका का निम्नलिखित चित्र बनाया है। बेटा एक दीप्ति एक लड़की है, उसने सूक्ष्मदर्शी में एक कोशिका देखी, फिर उसने उसका क्या बनाया? चित्र बनाया, यानी कि डायग्राम क्रिएट किया, ठीक है, डायग्राम बनाया। प्रदर्शित कोशिका निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकती है? जो उसने सूक्ष्मदर्शी से कोशिका देखी फिर उसका डायग्राम क्रिएट किया, तो वो किससे किससे क्या हो सकती है बेटा? प्रदर्शित, है ना, किससे प्राप्त हो सकती है? तो मादा के अंड से, एक कवक के बीजाणु से, मेंढक के शरीर से, या फिर एक गाजर के टुकड़े से। देखिए उसने इस कोशिका का क्या किया है? उसने इस कोशिका के डायग्राम को क्रिएट किया है। कोशिका अपनी ये रही, देख लीजिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बेटा क्या एक सेल है, कोशिका है, जो कि उसने सूक्ष्मदर्शी से देख के
क्रिएट की है। ध्यान से देखना है इसको, है ना, इसमें इससे ही पूरा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस क्या होगा, एक गाजर के टुकड़े से, है ना, मेंढक का शरीर नहीं है, कवक का बीजाणु भी नहीं है, मादा के अंड बिल्कुल नहीं होगा, बट एक गाजर के टुकड़े से उसने देखा और फिर उसका डायग्राम बनाया, है ना। इसलिए प्रदर्शित कोश का निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होगी, तो ये गाजर के टुकड़े से होगी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। बट उससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि क्या रीजन है, क्या रीजंस रहे होंगे कि गाजर के टुकड़े से, है ना, क्या हुआ है, इसका प्रदर्शन हुआ है। चलिए देखिए, गाजर पौधा है और उसकी कोशिकाओं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ध्यान से देखना। गाजर पौधा है और उसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट सबको पता होगा, ठीक है। तो जो पादपों में, यानी कि हरे पेड़ पौधों में, पादप का मीन क्या होता है, हरे पेड़ पौधे। तो बेटा जो हरे पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, ओके, इसके रिगार्डिंग डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो 71 से लेके 80 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली की क्लास में 10 क्वेश्चंस करते हैं, बायो के पीवाईक्यूज करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में 10 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अगर और भी आपको बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमारी गाइडेंस के साथ, हमारे मटेरियल से और हमारे द्वारा आपको प्रिपेयर करना है सुपर 100 एग्जाम के लिए, आप लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना, अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। इससे बैच से रिलेटेड लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने